हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आशा करता हूँ एकदम जबरदस्त तो होंगे और जिंदाबाद। यहाँ अगर मैं बात करूं तो अभी 2026 चल रहा है और टीसीएस समय समय पे अपना अपडेट करते रहता है। कभी एग्जाम का लेवल टफ कर देता है, कभी एग्जाम का लेवल इजी हो जाता है। 2025 की बात करें तो 2025 में जो टीसीएस के क्वेश्चंस आए वो प्रीवियस ईयर से काफी ज्यादा टफ थे। मतलब 2021, 22, 23 में जो वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, पूरा पूरा चेंजेस हो गया। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि हमें आज के इस सेशन में हम क्या बात करेंगे। तो आप कहोगे कि सर टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो एनक्यूटी लेवल का एग्जाम होता है, क्वालिफायर जो एग्जाम होता है आपका, जिससे आप टीसीएस में सिलेक्शन ले सकते हो, उसकी फुली अपडेटेड क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिलेबस है, क्या अपडेटेड सिलेबस है, क्या टीसीएस में फॉर्म भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपके कोर्सेस होने चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आप फ्रेशर है तो आप जा सकते हो, या आपके पास में 1 साल 2 साल 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी क्या आप टीसीएस में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर टाइप ऑफ जॉब्स देखेंगे कि टीसीएस में आप जब ज्वाइन करते हो तो आपके पास में कौन कौन से टाइप की जॉब मिलती है। उसके बाद में सिलेक्शन राउंड की बात करेंगे कि सर यहाँ पर कौन कौन से सिलेक्शन राउंड, मतलब सिलेक्शन राउंड में कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी। तो यहाँ पहले हम देखते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ जानकारी और भी चाहिए तो आप कमेंट लिख सकते हैं। बाकी अगर आगे बात करें तो यहाँ आप कहोगे कि सर नेक्स्ट, जस्ट सेकेंड गाइस। यहाँ अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर टीसीएस एलिजिबल कोर्स। यहाँ मैं टीसीएस में अगर एलिजिबल कोर्स की बात करूं तो आप कहोगे कि सर टीसीएस में कौन कौन से कोर्स पाए जाएंगे। आप कहोगे कि सर टीसीएस में सबसे पहले तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट, चाहे उसने आईटी से की हो, ईसी से की हो, ईएक्स से की हो, मैकेनिकल से की हो, एआईएमएल से की हो, सीएस से की हो, एआईडीएस डीएस, जितनी भी ब्रांचेस है इंजीनियरिंग की सारी बी या बीटेक ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल इन टीसीएस कैंपस हायरिंग। या चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, आप दोनों में कह सकते हो कि यहाँ पर अलाउ है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर बीएससी कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आपने बीएससी भी की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा एमएससी, एमएससी में क्या क्या, तो एमएससी में आप कहोगे कि सर सीएस से एमएससी हो, उसके बाद में आईटी हो, उसके आईटी लिटरेसी जो कंप्यूटर साइंस से होती है, उसके बाद में आप मैथ्स से कहोगे और डेटा साइंस से। अगर आपने ये भी किया हुआ है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। बीसीए अगर किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया है, बीसीए एमसीए अगर आपने किया हुआ है तो भी आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म भर सकते हो। एमसीए मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम बिजनेस कंप्यूटर जो आप करते हो, उसके बाद में एमकॉम, बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, उसके बाद में बीबीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, ये सारी चीजें, एमबीए, ये सारे अगर कोर्सेस आपने किए हुए हैं तो आप टीसीएस के लिए एलिजिबल हो। इन सब में कुछ कोर्सेज जो नीचे वाले आप देख रहे होंगे, ये आप कह सकते हो कि सर आपके पास में नॉन टेक जो कोर्सेज हैं, या मैं कहूंगी नॉन टेक जो टीसीएस की पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो। बट टेक्निकल के लिए आपके पास में टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल नॉलेज आपके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए। इसके बाद में बात करें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर बात करेंगे तो आपके पास में क्या होना चाहिए। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, दो चार चीजें। जैसे हमने कहा कि आपके पास मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए, 60% होना चाहिए। सीजीपीए 60%, या आप कहोगे कि सर ग्रेजुएशन आपके पास में 10th में 60% है, 12th में 60% है, यस और नो। उसके बाद में जो ग्रेजुएशन होगा इसमें भी आपके पास में कितने परसेंट होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अगर 60% आपके पास में नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपका परसेंटेज 59.9 भी तो भी आपको टीसीएस अलाउ नहीं करेगी। मतलब आपको सीजीपीए का परसेंटेज का विशेष ध्यान देना है कि हमारा परसेंटेज 60 से कम ना हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
दूसरी अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ मैक्सिमम एक्टिव बैकलॉग्स, जैसे हमने फॉर्म भरा, फॉर्म भरते समय मेरे पास में एक बैक का पेपर रहेगा, मतलब एक में क्या आ गई आपको, सप्लीमेंट्री आ गई। मान लो आप किस में हो, 6 में हो या 7 में हो। 7 में आपकी कंपनी की हायरिंग चल रही है, कंपनी की हायरिंग चल रही है और आपके पास में एक बैक है, एक कंपनी आपको अलाउ कर देगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक। अगर ये बैकलॉग बेटा एक से ज्यादा हो गया, 2 हो गया, कंपनी आपका फॉर्म क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। कंपनी क्या कर देगी, फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। मतलब ग्रेजुएशन में चाहे आप बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, कोई भी कोर्स अगर कर रहे हो और फाइनल ईयर में अगर आप हो, आपके पास में एक्टिव बैकलॉग कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर गैप इन एजुकेशन मैक्सिमम 2 ईयर। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे 12th पास की, 12th पास करने के बाद में हमने आईआईटी की तैयारी करने लगे, 2 साल करते हैं, फिर उसके बाद में हमने वापस से एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, फिर 2 साल का हमारा गेप हो गया, चलो एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद में जैसे हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, हमने एक जॉब करना स्टार्ट कर दिया, या हमने जॉब छोड़ दी, या एजुकेशन सिस्टम से हम कट गए, एजुकेशन से हट गए, और हमारा कितना गेप हो गया, 2 साल का गेप हो गया। अगर आपका एजुकेशन में ये 2 ईयर से ज्यादा सॉरी, हम बात करेंगे एजुकेशन में 2 ईयर से ज्यादा क्या हो गया, गेप हो गया, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद में अगर 2 ईयर से ज्यादा गेप हो गया तो हम ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, टीसीएस हमको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी लर्निंग स्किल जो है वो चेंज हो जाती है। ऐसा मानना किसका है, टीसीएस का। बट अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है 1 2 3 ईयर का, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिर से अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपको 3 ईयर से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें, गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो बोलने का तरीका है, आपकी स्किल्स जो है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, एक्सेलेंट होनी चाहिए। आपकी कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन, वेल कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई बोल रहा है ना। तो इस टाइप की अगर कम्युनिकेशन है तो आपका मोस्ट वेलकम इन टीसीएस। आप टीसीएस के ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस में क्या कर सकते, जा सकते हो। इसके अलावा ये तो एलिजिबिलिटी हो गई, इसके अलावा आप कहोगे कि सर यहां पर जो एलिजिबिलिटी, जनरली नॉट एलिजिबल, जो जनरली कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं कि जो एलिजिबल नहीं है, उन कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर डिप्लोमा ओनली, आपने 12th किया और 12th के बाद में 2 साल 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, आपको लगा कि मैं टीसीएस में चला जाता हूं, ये क्या होगा, आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। दूसरा, डिस्टेंस एजुकेशन आपने कर रखा है। अब डिस्टेंस एजुकेशन की बात करूंगा तो डिस्टेंस एजुकेशन मतलब ये कि आपने क्या किया, एग्जाम फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने गए, हो गया ना, आपने कॉलेज देखा क्या सिलेबस है, क्या है, कुछ आपने पढ़ा क्या, और बहुत सारे मैं कहूंगी सीधा सा फर्जी कॉलेज, इसको कहते हैं फर्जी डिग्री, डिस्टेंस एजुकेशन। मतलब आपने कुछ पढ़ा नहीं और जाकर के क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया, एग्जाम फॉर्म भर दिया। ये अगर आपने किया हुआ है तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्या नहीं होगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपके पास में अगर मोर देन 2 से ज्यादा बैकलॉग है तो भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। मिनिमम अगर आपके पास में गेप कितना है, 2 साल से कम है, तो भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद में अगर बात करें टाइप ऑफ जॉब्स की, बात करते हैं कि सर यहां पर टाइप ऑफ जॉब कौन कौन सी, टीसीएस, टीसीएस में मेनली 3 टाइप की जॉब होती है। नंबर 1, टीसीएस निंजा, कौन सी होगी, टीसीएस निंजा टेक्निक्स, एंट्री लेवल, मतलब अगर कोई आपने ग्रेजुएशन किया है तो बेसिक लेवल की जॉब है, मतलब बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी आप कह सकते हो कि जैसे हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में हम कह सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, निंजा लेवल पे जाना है। मतलब आपने सुना भी होगा टीसीएस निंजा, निंजा है ना, गेम में भी सुना होगा निंजा बहुत बार, है ना। तो निंजा सुना है, तो हम कहेंगे कि सर निंजा एंट्री होती है, और इसके लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर, आप कहोगे कि सर सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है, आईटी सपोर्ट के लिए आपको लिया जाता है, कुछ अगर आईटी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ वेब डिजाइन वगैरह करना है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको करने के, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको लिया जाता है। यहाँ अगर बात करेंगे तो वर्क आपका क्या रहेगा, आपका वर्क रहेगा बेसिक कोडिंग, जो आप कोडिंग कर रहे हो
बेसिक कोडिंग आपका काम रहेगा, काम रहता है आपका टेस्टिंग करने का, जो सॉफ्टवेयर बना है उसको टेस्ट करना है, उसको रन करके देखना है सही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद में डीबगिंग, बहुत सारे कंप्यूटर में क्या होता है कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसमें बग आ गया, वो रन नहीं कर रहा है, कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, बार बार चल नहीं पा रहा है, सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है, तो आपको डीबगिंग का आपका काम रहता है। उसके बाद में बात करेंगे पैकेज जो रहता है आपका, यहाँ पर मैं टीसीएस की बात करूं तो पैकेज जो रहेगा वो कितना रहेगा, आप कहोगे कि सर पैकेज जो रहेगा 3 से 3.6 एलपीए, मतलब 3 से लेकर के 3.5 लाख का आपका पैकेज इनिशियल लेवल पर, इनिशियल लेवल पर कौन सा रहेगा, 3 से 3.5 लाख का, 3 से लेकर के 3.6 तक, ये बिगिनर्स के लिए है बिल्कुल, जिसने ग्रेजुएशन किया और वो उसने उन्होंने एग्जाम दिया और वो क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। समझ गए। नंबर 1 कौन सी प्रोसेस, निंजा के लिए। निंजा के बाद में दूसरी टेक्नोलॉजी आती है, दूसरी प्रोसेस, उसको हम कहते हैं टीसीएस डिजिटल। डिजिटल, अब ये निंजा से थोड़ा सा हाई होता है। यहां बात करेंगे कि सर ये सेकेंड प्रोसेस है जो टीसीएस हायरिंग करती है, और इसमें बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल होता है। किसका होता है, एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है, मतलब यहाँ जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे उससे हाई लेवल का आपको डिजाइन करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनके लिए आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ेगा, वो कोई बीमा कंपनी उसके लिए आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, कोई बड़ा सा कॉलेज है उसके लिए आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर आप कहोगे कि सर एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम आप करते हो। उसके बाद में यहाँ वर्क क्या रहेगा, तो आप कहोगे कि सर कोडिंग, डीएसए रिक्वायर्ड रहता है। यहाँ पर हम कोडिंग की बात करेंगे, आपकी कोडिंग स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए। यहाँ जितनी, यहाँ तो फ्रेशर्स काम चल जाता है, सिखा देंगे आपको, सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बट यहाँ पर आपको अच्छा चाहिए, है ना, मतलब यहीं से कैंडिडेट छट के कहाँ आता है, यहाँ पर जिसकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी हो, लर्निंग स्किल बहुत अच्छी हो। उसके बाद में बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहीं प्रॉब्लम अगर फंस रही है, कोडिंग में आ रही है, दिक्कत आ रही है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की। उसके बाद में बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, उस पर काम करना रहता है, प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अब कोई व्यक्ति तो चाहिए रहेगा। अब पर्टिकुलर एक एक प्रोजेक्ट बांट दिए जाते हैं, पर्टिकुलर बंदों को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं कि आपको इस पे काम करना है। फिर उसके बाद में बात करेंगे यहाँ का पैकेज, निंजा का कितना था निंजा का कितना, 3 से 3.5 लाख, इसका पैकेज कितना, 7 से 8 लाख, सीधा डबल हो गया। हम कहेंगे कि सर इसका पैकेज कितना है, 7 से 8 लाख का पैकेज है। आगे बात करें, यहां पर आप कह सकते हो कि सर नीड स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल, आपके पास में कोडिंग स्किल अच्छी चाहिए। डन, अगर कोडिंग स्किल अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो। तीसरा जो होता है, आप कहोगे कि सर तीसरी स्कीम, इसका जो आपका यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, थर्ड जो टीसीएस हायरिंग करती है वो कौन सी है, टीसीएस प्राइम। और टीसीएस प्राइम की बात करूंगा तो ये कहोगे कि सर ये टॉप लेवल की होगी, किसकी, टॉप लेवल की। अब टॉप लेवल में आप कहोगे कि सर क्या स्किल होनी चाहिए, क्या निंजा जैसा होना चाहिए क्या, डिजिटल, जिसने निंजा दिया, निंजा मतलब बहुत इनिशियल लेवल पे, इससे अच्छी कोडिंग स्किल मतलब डिजिटल में, इससे अच्छी कोडिंग स्किल मतलब कहां पर, टॉप लेवल में। और टॉप लेवल टीसीएस प्राइम कहते हैं इस एग्जाम, क्या बोलेंगे, टीसीएस प्राइम। और टीसीएस प्राइम में रोल रहता है हाई एंड डेवलपर्स, स्पेशलिस्ट, वो कोडिंग का मास्टरमाइंड कह सकते हो आप उसको, बहुत बढ़िया तगड़ी उसकी कोडिंग होगी, है ना, कहीं भी उसको बिठा दो कंप्यूटर के क्षेत्र में, कोडिंग के क्षेत्र में वो पीछे नहीं आने वाला। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि उसका वर्क क्या रहेगा, एडवांस कोडिंग, ये दोनों जितनी कर रहे हैं इससे डबल टिबल लेवल पे आप कह सकते हो कि सर ये टिबल पे क्या आ जाएगा, आपका कोडिंग आ जाएगा। थर्ड बात करें कि यहां पर सिस्टम डिजाइन करता है वो पूरा का पूरा, लैपटॉप कैसे चलेगा, लैपटॉप में वर्क कैसा होगा, सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर बने हुए हैं वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, आपने जो सिस्टम में हार्डवेयर बनाया है उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आपके सॉफ्टवेयर काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपने कोई मशीन बनाई हुई है उस मशीन से रिलेटेड आपने सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये सब काम कौन देखता है, आप कहोगे कि सर टीसीएस प्राइम देखता है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, ये तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे, पर इनके पास जो प्रोजेक्ट रहेगा वो हाईली डिमांडिंग रहेगा, हाईली रिस्की प्रोजेक्ट रहेगा। यहां पर फिर बात करेंगे इनका पैकेज कितना होता है, आप कहोगे कि सर इनका पैकेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 से लेकर के 11, और ये आप कह सकते हो कि 11.6, या मैं कह दूं कि सीधा सीधा 12 लाख का पैकेज होता है। ये तीन प्रोसेस
जो कि टीसीएस की है, निंजा, डिजिटल और कौन सी, प्राइम। ये तीनों प्रोसेस में आप 3 से लेकर के 12 लाख का पैकेज ले सकते हो। अच्छा, एग्जाम इनका तीनों का एक ही होता है ना। इसके अलावा ये तो सारी मैंने टेक्निकल की बात की, ये सारी जो प्रोसेस होगी ये टेक्निकल वालों के लिए होगी। अब टेक्निकल के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर यहां पर देखते जाइए, अगर आपने टीसीएस का कोई भी एग्जाम दिया, एनक्यूटी टाइप ऑफ जॉब्स में टीसीएस एनक्यूटी की बात कर रहा हूं, यहां आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद में अगर आपने इस पूरे एग्जाम में, है ना, अब एग्जाम की बात करूंगा, अगर आपने 60% स्कोर किया, कितना, 60% आपने स्कोर किया, और 60% स्कोर करने पर आप टीसीएस निंजा क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब आपने एग्जाम में 60% लाए, आपको 3 से 3.5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, कंफर्म है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट अगर आपने 60 से 70% क्रॉस कर गए, 70% आपने नंबर लिए, 70% में आप डिजिटल क्रैक, आपका डिजिटल क्वालिफाइड, और डिजिटल क्वालिफाइड मतलब आपके पास में 7 से 8 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा। डन। मतलब यहां एग्जाम एक ही है, डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। जैसे हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं, एसएससी की बात करें, जीडी की, 6 अलग अलग वेराइटी की मल्टीपल जॉब्स होती है। अब 6 टाइप की मल्टीपल जॉब से है, उसमें डिपेंड करता है आपका वेरी नंबर के ऊपर। 160 नंबर का पेपर हुआ, आपने 150 नंबर लेकर के आए, आपको एनआईए मिल जाएगा, ऐसा नो, सीआईएसएफ मिल जाएगा। डिपेंड क्या करता है आपके नंबर का कट ऑफ कितना है, मतलब अच्छी पोस्ट के लिए अच्छे नंबर। तो यहाँ पर अगर आपके मिनिमम नंबर है तो कोई भी पोस्ट मिल जाएगी, मतलब कोई भी, मतलब निंजा भाई 3.5 लाख का पैकेज दे रहा है, ये भी अच्छी है। फिर उसके बाद में 70% प्लस अगर है तो आप कहोगे कि सर क्या, टीसीएस डिजिटल कितने का पैकेज, 7 से 8 लाख का। और आपने अगर 80% प्लस कर दिया, 80% प्लस, है ना, आप कहोगे कि सर टीसीएस प्राइम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पैकेज 11 to 9 एलपीए प्लस 11 से भी ज्यादा हो सकता है, यहां हम बात करेंगे कि ये हो जाएगा। बट इसके बाद में, ये तो सिर्फ टेक्निकल की मैंने बात की, टेक्निकल के बाद में हम बात करेंगे कि सर यहां पर हम बात करें और भी है। जैसे यहां अगर बात करें तो फोर्थ होता है टीसीएस बीपीएस, है ना, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। टीसीएस की बहुत सारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बहुत सारी चलती है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी टीसीएस करवाती है ना। फिर उसके आपने देखा होगा कि पूरी टीसीएस के भाई इतने सारे, तो भाई कहीं ना कहीं कॉल सेंटर भी तो होंगे, बिजनेस को चलाने के लिए होंगे, उसमें बिजनेस सपोर्ट के लिए, बिजनेस प्रोसेस सर्विस के लिए कि भाई इसको कैसे प्रोसेस करना है। टेक्निकल वाले तो 3 हो गए। इसके बाद में जो हम टीसीएस बीपीएस के नाम से ये हायरिंग करते हैं, उसमें होता है नॉन टेक्निकल जॉब्स होती है। नॉन टेक्निकल जॉब्स की बात करेंगे तो यहाँ जो वर्क रहता है, कस्टमर को सपोर्ट देना रहता है। कस्टमर को सपोर्ट देना है, भाई कौन सा कस्टमर की क्या दिक्कत है, उससे बात करना है, कोई कॉल कर रहा है उससे बात करना है, बीपीओ टाइप का आप काम कर सकते हो। डाटा प्रोसेसिंग की बात यहाँ करते हैं। उसके बाद में बैक ऑफिस वर्क, जो टेक्निकल टीम है उनके बैक ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं, उनका काम, उनका जो वर्क रहता है ये करते हैं। और इनका पैकेज जो जनरली होता है कितना रहता है, 2 से 3 लाख का इनका भी पैकेज रहता है। और जनरली धीरे धीरे ये भी क्या होते जाता है, ग्रोथ होते जाता है। फिफ्थ नंबर की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर आता है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। कौन सी हायरिंग होगी, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। और यहाँ पर आईटी सपोर्ट के लिए आपको लिया जाता है, डेवलपर एंट्री होती है, एंट्री लेवल की। अगर आपने कंप्यूटर में कुछ भी किया हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर किया है, कुछ भी अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हो। वर्क आपका जो रहता है बेसिक प्रोग्रामर का काम रहता है ना। अगर आपको आता है जावा आता है, पाइथन आता है, सी प्लस प्लस आता है ना, चाहे कोडिंग में आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, तो आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के थ्रू टीसीएस को ज्वाइन कर सकते हो। पैकेज यहाँ पर जो रहता है वो एकदम निंजा के जैसा पैकेज रहता है। निंजा में जो पैकेज है 3 से लेकर के 3.5 लाख का, यहाँ पर भी पैकेज क्या रहेगा, वही रहेगा। उसके बाद में हम बात करें कि एक और प्रोसेस होती है टीसीएस रिसर्च एंड इनोवेशन की। ये हाईली पैकेज होता है, ये हाईली डिमांडिंग मैं कह सकता हूँ इसको। ये जिसके पास में नॉलेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा नॉलेज इसको चाहिए। रोल क्या रहता है, रिसर्चर एंड डेटा स्पेशलिस्ट। भाई वो देख करके तो बताए, उसको पता तो चले कि क्या चल रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ वर्क जो रहता है एआई और एमएल पे काम करता है। एआई एमएल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के ऊपर काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर आप काम कर सकते हो। ये इनका पैकेज भी अच्छा खासा होता है। डाटा को एनालिसिस करते हैं, कैसे एआई में और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सब बातें करते हैं। इसका पैकेज बहुत ज्यादा, टीसीएस में तीनों की अगर बात करूंगा, सबसे ज्यादा चारों पांचों प्रोसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पैकेज होगा किसका होगा, इसका होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत। प्रोसेस कितनी होती है टीसीएस में हायरिंग की, 6 प्रोसेस। 6 में से सबसे ज्यादा टेक्निकल की बात करेंगे तो कितनी, 3। कौन कौन सी, निंजा, डिजिटल और कौन सी, प्राइम। पैकेज कितना, 3 से लेकर के 12 लाख तक। डन, अलग अलग एग्जाम। अब बात करते हैं हम एग्जाम की कि सर यहाँ पर
एग्जाम की अगर बात करेंगे कि यहाँ पर जो टाइप ऑफ जॉब्स है, स्किल्स की बात करें, यहाँ देखिएगा रोल की अगर बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो यहाँ टीसीएस में रोल की अगर बात करेंगे तो पहला आप कहोगे सर निंजा होता है, आपके पास में बेसिक आईटी होना चाहिए। उसके बाद में लो, यहाँ पर सैलरी कैसी रहती है, लो 3 से 4 लाख रुपए, है ना। और उसके बाद में बेसिक कोडिंग आपको आनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे डिजिटल होता है, डिजिटल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डेवलपर होता है। डेवलपर मतलब आपके पास में सैलरी जो होगी मीडियम होगी, यहाँ पर आपको गुड कोडिंग आना चाहिए, मतलब कोडिंग कैसी होगी, अच्छी होगी। थर्ड की बात करें प्राइम, जो कि थर्ड सबसे एडवांस कह सकते हो, एडवांस लेवल की जॉब है, यहाँ पर हाई पैकेज आपका रहता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कोडिंग में। उसके बाद में बीपीएस की बात करेंगे तो ये वाली थर्ड वाली बीपीएस, यहाँ पर नॉन टेक बंदे अलाउ होते हैं, यहाँ लो सैलरी होती है 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक। उसके बाद में कम्युनिकेशन इनका अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस प्रोसेस में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे स्मार्ट हायरिंग की होती है सेमी टेक, मतलब उनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, वो मीडियम यहाँ पर बेसिक आईटी फील्ड के चल जाएंगे। इनकी सैलरी निंजा के बराबर इनकी सैलरी होती है। डन। यहाँ पर एग्जाम की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि सर एग्जाम जो होता है, यहाँ देखिएगा एग्जाम जो होगा तो आप कहोगे कि सर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम जो होता है कितने फेज में होता है, आप कहोगे कि सर यहाँ अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये 2 राउंड में होता है। कितने राउंड में होगा, एग्जाम एक होगा पर इसके राउंड कितने होंगे, 2। ये 2 राउंड में आप कहोगे कि सर एक होता है, इसी में अगर दोनों राउंड आप दे रहे हो उसमें आपने कितने परसेंट, 60% स्कोर किया, कितने परसेंट, 60% स्कोर किया तो आपका निंजा क्लियर हो जाएगा। और निंजा क्लियर हो गया मतलब आप कहोगे कि सर यहाँ पर कितने का पैकेज है, मुझे 3 से लेकर के 3.6 एलपीए का पैकेज हो जाएगा 60%। आपने 60% से ज्यादा लाया एक ही एग्जाम, यहाँ पर 2 राउंड है, इस 2 राउंड में आपने 60% लाया, आपका निंजा क्वालिफाइड। आपका यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर अगर 70% आपने लेकर के आया, 70 प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका पैकेज, आप कहोगे कि सर 6 से 7 एलपीए, 6 एलपीए का पैकेज हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ आपने कितना लेकर के आए, 80% प्लस नंबर लेकर के आए इस वाले एग्जाम में, आपका पैकेज कितना हो जाएगा, 9 टू 11 एलपीए का यहाँ पैकेज हो जाएगा। डन। और खास बात ये है कि जो एग्जाम होता है यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब जो एग्जाम होगा, जो 2 राउंड्स होंगे, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। बस एज का क्राइटेरिया हमें थोड़ा सा याद रखना है कि हमारी एज 18 से 28 साल के बीच में कितनी हो, 18 से 28 साल के बीच में हो, और एजुकेशन में आपका गैप ना हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। चलो एग्जाम के बारे में बात करते हैं भाई कि इसमें एग्जाम में क्या क्या है। एग्जाम की बात करेंगे तो यहां पर एग्जाम कितने होते हैं, एग्जाम में आप कहोगे कि सर 2 राउंड होते हैं। 2 राउंड में हम बात करेंगे कि सर जो पहला राउंड होता है इसको मैं पार्ट ए बोल दूं, पहला राउंड मतलब पार्ट ए, दूसरा राउंड मतलब पार्ट बी, 2 एग्जाम हो। पार्ट ए में अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर पार्ट ए में फाउंडेशन सेक्शन होता है, कौन सा, फाउंडेशन सेक्शन। अब फाउंडेशन सेक्शन में अलग अलग कोर्स होते हैं। अब अलग अलग कोर्स की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो सिलेबस है आपका, यहाँ पर टोटल जो टाइम रहेगा फाउंडेशन सेक्शन के लिए वो 75 मिनट रहेंगे, और 75 मिनट में कितने क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, कितने हो जाएंगे, 65 मिनट को आपको 65 क्वेश्चन को 75 मिनट में करना है। यहां पर निंजा प्रोफाइल के लिए होगा, मतलब अगर आपने पार्ट ए दिया है, पहले चीज पार्ट ए दिया, आप निंजा प्रोफाइल के लिए क्या हो गए, क्वालिफाइड हो गए, मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा यहां बात करें मतलब आपने अगर 60% स्कोर कर लिया तो आपका 3 से 3.5 लाख रुपए का पैकेज कंफर्म हो सकता है। आगे बात करें, यहाँ जो पार्ट बी है एडवांस पार्ट, एडवांस पार्ट की बात करेंगे एडवांस सेक्शन में, तो ये होता है टोटल इसमें 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन 115 मिनट। अब 18 क्वेश्चन 115 मिनट मतलब यहाँ कोडिंग के 2 क्वेश्चन रहेंगे, और 14 से 16 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग ही रहेगा। अभी हम बात करेंगे क्या क्या सिलेबस होगा। तो यहाँ पर 115 मिनट में 18 क्वेश्चन, और यहाँ पर ये जो पार्ट बी होता है, अगर आपने यहाँ कोडिंग का, इस कोडिंग में से एक क्वेश्चन कर लिया, कोडिंग में से कितना, एक क्वेश्चन, और बाकी के इधर जो 14 से 16 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें से आपने 8-10 कर लिए, आपका डिजिटल निकल जाएगा, एक कोडिंग का क्वेश्चन और बाकी का नॉन टेक।
तो आपका डिजिटल निकल जाएगा। और अगर आपने दोनों कोडिंग के क्वेश्चन कर लिए और बाकी के इधर का कर लिया तो आपका प्राइम निकल जाएगा। डन, मतलब आपका पैकेज 9 to 11 के बीच में हो जाएगा। बट थोड़ा सा रिस्की होता है, मतलब टाइप थोड़ा हार्डली होता है। यहां बात करें टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम, यहां आप बिल्कुल अच्छे समझिएगा कि टीसीएस एनक्यूटी जो टेस्ट है 190 मिनट में 87 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टेस्ट एक ही दिन होता है, जहां भी होगा एक ही दिन होगा, ऑनलाइन होगा और ये ऑनलाइन होता है। आपको पेपर रफ कॉपी कोई अलाउ नहीं किया जाता, कैलकुलेटर कोई अलाउ नहीं किया जाता। टीसीएस के स्क्रीन पे ही आपका कैलकुलेटर आपको दिखाई देता है। ये सारी चीजें आपको वहां पहले ही इंस्ट्रक्शन में आपको मिल जाती है। उसके बाद में अगर बात करें टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर पार्ट ए फाउंडेशन, पहला राउंड जो होगा फाउंडेशन राउंड होता है। इस फाउंडेशन राउंड में आप कहोगे कि सर यहां पर मेरे पास 3 चीजें होती है। फाउंडेशन राउंड में 3 सिलेबस में आपके 3 टॉपिक है। अब सिलेबस में 3 टॉपिक कौन कौन सा, तो आप कहोगे कि सर पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी को मैं बोल सकता हूं भाई कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी मैं कह सकता हूं कि एप्टीट्यूड का पार्ट है, पूरा का पूरा एप्टीट्यूड मैथ्स का पार्ट है। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, दूसरा। और उसके बाद में वर्बल एबिलिटी, मतलब कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, वर्बल जो बोलने का तरीका है, जो इंग्लिश है आपकी। तो 3 पार्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और वर्बल, ये कब का, फाउंडेशन राउंड का, मतलब पहला जो राउंड होगा। अब पहला राउंड की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट राउंड, यहां अगर बात करेंगे तो सब में अलग अलग क्वेश्चन, सब में अलग अलग क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ कहोगे कि सर क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर सब में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर 20 क्वेश्चन इसके रहते हैं। कितने क्वेश्चन, 20 किसके, मैथ्स के, एप्टीट्यूड के 20, रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन, 20। बट यहाँ वर्बल के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने, 25। दूसरा, यहां बात करें भाई इसके लिए अगर ये क्वेश्चन से है तो यहाँ टाइम भी इनके लिए मिलेगा, और टाइम मिलेगा तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 25 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 25 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 25 मिनट इसके लिए मिलेंगे। डन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन कितने, 65। 65 कितने मिनट में करना है भाई, 75 मिनट में। मतलब मैं कह सकता हूं कि 65 क्वेश्चन में, मतलब फाउंडेशन राउंड 65 क्वेश्चंस जो है, 65 क्वेश्चन आपको करना है किसमें, 75 मिनट। अगर आपने इसमें क्वेश्चंस को अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर निंजा यहां पर आप क्वालिफाई हो जाने वाले हो। क्या क्लियर हो जाएगा, मतलब इसका आपको 60% स्कोर करना है, और 60% स्कोर करने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट राउंड क्लियर। अच्छा, यहां पर एक चीज है कि जिसने ये वाला राउंड दिया और उसने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, है ना, ये व्यक्ति यहां इनने दिया और यहां से व्यक्ति आगे भी देगा, जो राउंड 2 होगा, राउंड 1 हो गया, यहाँ हम निंजा के लिए क्वालिफाई हो गए। अब निंजा के लिए क्वालिफाई हो गए तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आगे भी जाएंगे भाई। अब आगे जाएंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर टोटल, ये दूसरा आता है हमारा एडवांस पार्ट, एडवांस राउंड। फर्स्ट पार्ट में आप क्वालिफाई हुए, एडवांस राउंड में आए तो एडवांस राउंड में टोटल टाइम जो है 115 मिनट, और क्वेश्चंस कितने हैं, 22 क्वेश्चन। डन, 16 से 18 और कोडिंग के मिला दो तो 115 मिनट 22 क्वेश्चन। ये 22 से भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि 2 कोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद में 16 से 18 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे। तो यहां अगर बात करें तो यहाँ पर पार्ट ए में 25 क्वेश्चन 25 मिनट में 25 मिनट रहता है। और यहाँ बात करेंगे कि सर एडवांस लॉजिकल रीजनिंग, पहले अगर बात करें पार्ट ए में क्या क्या है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है या ऊपर से आ रहा है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है ना, हाँ कोई नहीं। पार्ट ए, इसमें भी देखते जाइएगा, पार्ट ए है ना, यहां पर भी एडवांस राउंड में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, दूसरा पार्ट ए। पार्ट ए में यहां पर रहता है एडवांस एप्टीट्यूड प्लस लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड प्लस क्या, लॉजिकल रीजनिंग। और इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 14 से 18 क्वेश्चन रहते हैं। डन, 14 से 18 क्वेश्चन, और इसका समय रहता है 25 मिनट। दूसरा, यहां पर जो पार्ट बी होगा, है ना, 14 से 16 क्वेश्चन ये, और उसके बाद में जो पार्ट बी होगा इसके लिए समय मिलता है 90 मिनट, और यहां पर क्वेश्चन रहते हैं एडवांस कोडिंग के, और 2 क्वेश्चन रहते हैं। अब यहां अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर यहां पर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, कितना,
एक क्वेश्चन, एक कोडिंग का क्वेश्चन आपने किया और यहां से आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए 10 के आसपास, और 10 क्वेश्चन ये और एक कोडिंग का क्वेश्चन, आपका क्या क्वालिफाई हो जाएगा? आप कहोगे कि सर इसका डिजिटल क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आपने कोडिंग के दोनों क्वेश्चन कर लिए, कोडिंग के दोनों क्वेश्चन और एडवांस एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग भी आपने कर लिया, और ये करने के बाद में अगर आपका स्कोर 80+% हो गया, तो यहां पर फिर आप किसके लिए सेलेक्ट हो जाओगे? प्राइम के लिए भी सेलेक्ट हो जाओगे। ये कैंडिडेट कोई अलग से नहीं आते, जो निंजा दे रहे होते हैं, इन्हीं में जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, जिसका नॉलेज अच्छा होता है, जिसका टेक्निकल अच्छा होता है, वही कैंडिडेट एडवांस में भी अच्छा स्कोर करते हैं, और स्कोर करने के बाद में वो निंजा, डिजिटल और प्राइम में सेलेक्ट होते हैं। जो निंजा में क्वालिफाई होगा वो डेफिनेटली, अगर उसकी कोडिंग अगर अच्छी है तो डिजिटल के लिए क्वालिफाई होगा। डिजिटल अगर क्वालिफाई हो रहा है और उसकी कोडिंग बहुत अच्छी है, मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो किसके लिए हो जाएगा? प्राइम के लिए भी यहाँ पर वो सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर सिलेबस की बात करें भाई, है ना, कि फाउंडेशन सेक्शन में बेसिक राउंड होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। अब एप्टीट्यूड की बात करें तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा मैथ्स ले सकते हो, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सारा मैथ्स हो जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करें तो पहला नंबर सिस्टम, अभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा नंबर सिस्टम, क्या होते हैं नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर, क्या होते हैं कोप्राइम, क्या होते हैं, है ना, फ्रैक्शन में क्या होगा, डेसिमल नंबर क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, ये सारा हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। दूसरा, नंबर सिस्टम में आता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल। नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद में एचसीएफ एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जिसको आप कहते हो, जियोमेट्री है, शेप एरिया पैरामीटर, मतलब आपको एरिया निकालने के लिए दिया जाता है, वॉल्यूम निकालने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स की बात करेंगे तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। मीन, यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया मीन, मीडियन और मोड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कि बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, माध्य क्या होता है, ये इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक आप कह सकते हो इसको। एज, एवरेज और परसेंटेज, एज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, परसेंटेज। फिर उसके बाद में इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, टर्बुलर और ग्राफिकल। पाई चार्ट के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट का एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पाई चार्ट हर एग्जाम में आता है। जैसे आपको मैं बात करूं कि पाई चार्ट के एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे, मान लो आपको 2-4 ग्राफ दे दिए गए हैं, एक ये मान लो ऐसा कुछ दे दिया, इसमें मान लो 20%, 30%, 40%, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 20% ऐसा कुछ लिख दिया, और लिखने के बाद में एक टर्बुलर फॉर्म में दे दिया ऐसा, इन पे लिख दिया 20, 30, 40, और कुछ क्वेश्चंस इसके नीचे दे दिए, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 नहीं बेटा, है ना, 5 क्वेश्चंस, 5 आपको 3 से 4 ग्राफ देने के बाद में फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इस पे कौन सा क्वेश्चन किसके लिए दिया गया है। 2 पाई चार्ट, 3 पाई चार्ट, 4 पाई चार्ट अलग अलग हो सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। इसके अलावा जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, क्लॉक कैलेंडर, रेशियो प्रोपोर्शन, सीरीज, प्रोग्रामिंग, एलिगेशन एंड मिक्सचर, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है परमुटेशन, पीएनसी, ये जो पीएनसी है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में यहाँ से आता है, चाहे टीसीएस की बात करो, चाहे इन्फोसिस की बात करो, चाहे फिर आप बात कर लो केपीआईटी की, पीएनसी आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग में बहुत इजी है। रीजनिंग की बात करोगे तो कोडिंग डिकोडिंग आराम से, अल्फाबेट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अल्फाबेट्स के बाद में आप कहोगे कि सर ब्लड रिलेशन आपको आना चाहिए, जो आपका रक्त संबंध है उसकी बात करेंगे। थर्ड, डायरेक्शन सेंस, आपको अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट,
भाई बैठक व्यवस्था सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है आपका। यहां से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, 6 to 7 8 पर्सन को बिठा दिया जाता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पजल्स यहाँ पूछी जाती है। उसके बाद में सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म थोड़ा सा इजी लेवल का आता है ना, 2 और 3 पेयर्स का आपका पूछा जाता है। उसके बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा टफ पूछा जाएगा, डीआई जो अभी मैं बात कर रहा था, पाई चार्ट की, टर्बुलर की और ग्राफ की। उसके बाद में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन रहते हैं 25 मिनट में, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद में हम वर्बल की बात करेंगे। वर्बल में कुछ ज्यादा नहीं है, वर्बल में बस आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज रहता है, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना रहता है। ये बहुत इजी रहता है और ये क्वालिफाइंग के लिए बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद में सेंटेंस करेक्शन, जैसे एक्टिव से पेसिव में है, पेसिव से एक्टिव में है, कहां पर आप की ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, उसके बाद में कहां पर आपने मॉडल का सही यूज किया है या नहीं किया है, टेंस कौन से फॉर्मेट में है। हो सकता है आपको परफेक्ट टेंस में दिया हो और आपसे पूछ लिया हो कि एक सही है या नहीं है, हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर सेंटेंस में सही मॉडल, सही वर्ब्स का उपयोग किया गया है, सही करेक्शन है या नहीं है, उसको चेक करना रहता है। एरर डिटेक्शन, पूरा आपको सेंटेंस दे दिया जाता है। और पैराजम्बल्स की बात करूं तो यहाँ पर मतलब आप कहोगे कि सर पैराजम्बल के साथ साथ एरर डिटेक्शन का आपको पूछा जाता है कि भाई इसमें से पूरे के पूरे सेंटेंस में कहां पर एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, अलग अलग क्वेश्चन हुआ उसमें कहां पर एरर दी जाती है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में वन वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। उसके बाद में आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे वर्ड की अगर बात करें कि कुछ जैसे जो भगवान को मानता हूं उसे क्या कहते हैं, जो दूसरों पर विश्वास करता हूं उसे क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर पूछे जाते हैं। वन वर्ड के बारे में आपसे यहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद में सिनोनिम से एंटोनिम से है, मतलब आपसे विपरीत और विलोम शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, समानार्थी पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन 25 मिनट में होते हैं। ये आपका इतना सिलेबस है। इतना अगर आप पढ़ ले रहे हो, जो जितनी हमने बात की, ये सिलेबस किसका हो गया, हम कहेंगे कि सर ये फाउंडेशन का है। मतलब अगर हमने कोई भी कोर्स किया हुआ है और हमें इतनी चीजें आती है और थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम टीसीएस में सेलेक्ट हो सकते हैं, टीसीएस में निंजा के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे। बात करते हैं भाई यहाँ पर एडवांस क्वांट की। तो एडवांस क्वांट में अगर बात करेंगे, जो दूसरा वाला पार्ट होगा, यहाँ पर हायर लेवल की डीआई आ जाएगी, एडवांस पजल आती है, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसके बाद में आप कहोगे कि सर कोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ, मतलब जो कुछ है, आप कह सकते हो कि सर जो कुछ है ये वाला पार्ट, निंजा का पार्ट अगर आपका क्लियर है, अगर फाउंडेशन क्लियर है, तो मतलब आप यहां पर एडवांस, डिजिटल और प्राइम वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। डन। यहां पे किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यहां आपके पास में लैंग्वेज कोर्सेस हो जाते हैं, 2 से 3 4 महीने में आप पाइथन सीख सकते हो, 6 महीने में जावा सीख सकते हो, 6 महीने में सी प्लस प्लस आपकी हो जाएगी। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कहीं भी जाकर के सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन आप लोग सीख सकते हो। टॉपिक्स की बात करेंगे, यहाँ पर जो पूछे जाते हैं कोडिंग वाले टॉपिक से है, इतने, ये 90 मिनट की कोडिंग के क्वेश्चन, यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन है। डन। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, टोटल 80 से 90 क्वेश्चन, टोटल टाइम 180 से 90 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। सिलेक्शन प्रोसेस में आप कहोगे कि सर पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, दूसरा टेक्निकल इंटरव्यू, और तीसरा एचआर इंटरव्यू होता है। पहला अगर आपने निकाल लिया तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू देना है, और अगर आपका टेक्निकल के लिए नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, निंजा क्वालिफाइड, टेक्निकल बुलाएंगे, ये सब एक ही दिन हो जाएगा। जैसे आपने ये क्वालिफाई हो गए, ऑनलाइन टेस्ट हुआ, एनक्यूटी आप क्वालिफाई किए, क्वालिफाई होने के बाद में पहले आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एक पैनल टेक्निकल का बैठेगा, एक एचआर का बैठेगा। टेक्निकल को क्लियर होने के बाद में आपको डायरेक्ट कहां भेज दिया जाता है, जैसे अगर बात करें यहां पर, जैसे अभी होता है यहां अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये कौन सा हो गया, एक हो गया यहां पे, मान लो यहां पर आपके कौन बैठे हुए, टेक्निकल टीम बैठी हुई है ना, टेक्निकल टीम यहाँ है, यहाँ पे कैंडिडेट आया और एक यहाँ पर हो गए, और ये कौन सा हो गया, एचआर हो गया, है ना, एचआर। अब यहां से व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ दिया, यहाँ टेस्ट टेक्निकल देने के बाद में यहाँ से निकला, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ दिया, और यहाँ से अगर वो क्वालिफाई हो रहा है तो इसका सिलेक्शन ओके, कंफर्म है कि वो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। डन। क्या इंटरव्यू नॉर्मल आपसे पूछा जाता है, एचआर इंटरव्यू। अब जैसे हाँ,
हाँ हाँ बेटा, इंटरव्यू उसके लिए भी होगा, कॉमन इंटरव्यू, मतलब ये दो तो होंगे ही होंगे, टेक्निकल भी होगा, एचआर भी होगा, भले ही आपने निंजा के लिए किया है, टेक्निकल भी होगा और एचआर भी होगा। इंटरव्यू ये 2 राउंड कंफर्म है, ऑनलाइन एनक्यूटी, ये तो होगा ही होगा। क्या? नहीं, जीडी नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू होगा पहला, वो भी सिंगल सिंगल कैंडिडेट का होता है, मतलब आपका, आप गए, आपका होगा, आप पहले सेलेक्ट हुए हो किसमें, देखिएगा, यहाँ सेलेक्ट हो गए आप। अब यहाँ सेलेक्ट होने के बाद में पैनल डिसाइड करेगा कि सेलेक्ट होने के बाद में आपको किस दिन आपका इंटरव्यू लेना है। अब इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ बुलाया जाएगा, और यहाँ बुलाने के बाद में आप कहोगे कि सर पहले आपका ये होगा, इसमें, इसके बाद में आपको कहाँ बुलाया जाएगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे बुलाया जाएगा। दोनों इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है। डन, किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया आपका टीसीएस का कंप्लीट, हम यहाँ बोल सकते हैं इतना ही हमें करना। कोई भी कोर्स आपने किया हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी चीजें, वो बिजनेस प्रोसेस की है ना, स्मार्ट हायरिंग के नाम से होती है, नॉन टेक के लिए, है ना, उसमें हम लोग कर सकते हैं। टेस्ट सब के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सब में होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कौन सी प्रोसेस के लिए हो रहा है, ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, मतलब आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। प्राइवेट से किया हो, गवर्नमेंट से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास में कोर्स होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू।